वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। मैं शिवम त्यागी को लेकर आना चाहता हूं। एनालिस्ट है एक शिवम आपका पॉइंट क्या है, सवाल क्या है? नहीं, मुझे लगता है सही कहा है अभी दुबी जी ने कि भाई काम सच्चा है, चेहरा झूठा है, लेकिन आपके पास तो चेहरा भी नहीं है सर और काम भी नहीं है। आप मुझे एक चीज बताएं ना, हमने क्या काम बताया? सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन लीजिए, लगातार बोल रहे हैं ना। 2019 में इस देश के गृह मंत्री ने कहा था कि राहुल गांधी एक साल में अप्रोक्सीमेटली 60 बार 62 बार जो है ट्रैवल करते हैं एक साल में, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 5 बार महीने में, यानी कि एक दिन जाते होंगे, एक दिन आते होंगे, एक दिन रुकते भी होंगे, यानी कि 3 दिन। अगर हम उसको 5 से भी भाग करें तो अप्रोक्सीमेटली 20-22 दिन तो वो इस देश में ही नहीं रहते, तो काम कहां से करेंगे? कैंडिडेचर आपका, इनके कैंडिडेचर की बात करते हैं। 17 साल ये बिहार में रहे, 17 साल में बिहार प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे, 17 साल में बिहार की राजधानी पटना 55 में से 52वें नंबर में, 17 साल में बिहार कुपोषण में दूसरे नंबर पे, 17 साल में बिहार में इन्होंने ये काम किया और इनको प्रधानमंत्री बनना है। अब इनके ऊपर आ जाते हैं। इनका टेस्ट अभी बहुत रिसेंट ही हुआ था, उत्तर प्रदेश में गए, सारी की सारी सीटों पर जमानत जब्त होकर आई। बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि दिल्ली में और पंजाब में इनकी सरकार है, लेकिन बावजूद इसके आज हालात यह है कि इस देश में इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नाम से आने वाली पार्टी मोस्ट करप्ट पार्टी के नाम पर सामने खड़ी है। और आप देख रहे हैं इतने साल इनकी पार्टी को शुरू करे नहीं हुए जितने ज्यादा इनके नेता इस समय कन्विक्ट होकर जेल में बैठे हुए हैं। तो कैसे कैंडिडेट ये 2024 का देंगे? एक कैंडिडेट है जो फॉर्म्ड है, टेस्टेड है, ट्राइड है, मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रधानमंत्री बने, और दूसरी तरफ कैंडिडेट ठीक है। मैं अभय जी आपका रुख करूंगा और आपको मैं 30 सेकंड का वक्त दूंगा अपनी बात को रखने के लिए। स्पष्टता से आप अपनी बात को रखिएगा, कोई इसमें दो राय नहीं है। आप जब बात करते हैं राहुल गांधी की कि राहुल गांधी एक कैंडिडेट है, प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, आप ही के नेता है गुलाम नबी आजाद, वो कहते हैं कि वो एक्टिव पॉलिटिशियन ही नहीं है। आप ही के नेता है संजय निरुपम, उन्होंने तो जो विपक्ष की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी उसने बोला ये तो चकल्लस लग रहा है, ये तो चकल्लस लग रहा है जो कुछ हो रहा है। क्या आपको लगता नहीं है कि राहुल गांधी की इमेज आपके खुद के नेताओं ने नॉन सीरियस बना दी है? देखिए, मैं तो देश की जनता से पूछना चाहता हूं, अगर राहुल गांधी जी भट्टा परसोल से लड़ाई प्रारंभ करते हैं और 75 करोड़ किसानों को देश के उनके भूमि का अधिकार दिलाते हैं, जिसको प्रधानमंत्री आती एक के बाद एक 3 अध्यादेश से समाप्त करना चाहते हैं, तो वो राहुल गांधी हिंदुस्तान के हित की बात करता है कि नहीं करता है? वो राहुल गांधी जो कहता है कि आदिवासी अधिनियम, आदिवासियों को जंगल में आजीविका का अधिकार देकर 15 करोड़ आदिवासियों को हम उनका अधिकार देंगे, तो सवाल आ रहा है, बताइए सर। मेरा सवाल ये है कि जैसे इतनी सारी हिट फिल्में देने के बाद भी आमिर खान की फिल्में फ्लॉप जा रही हैं, वैसे ही राजनीति में राहुल गांधी जी भी फ्लॉप हो रहे हैं, उनके ही आदमी उन्हें छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो मतलब ये आपका कहना है कि राहुल गांधी और आमिर खान दोनों का वक्त चला गया है? देखिए, चिंता ये बेसिकली आपका पॉइंट, देश के युवाओं को चिंता ये करनी चाहिए कि वो युवाओं ने वो जो सपने दिखाए युवाओं के रोजगार के, वो फिल्म फ्लॉप कर दी प्रधानमंत्री राहुल गांधी पर। ऐसा है, एक लाइन ऐसे लाइटर नोट पे, थोड़ा लाइटर नोट पे, हम तो लखनऊ के रहने वाले, वहां एक कहावत है, अम्मा मियां वो दिन लद गए जब उस्ताद लल्लू खां फाख्ते उड़ाया करते थे। जी राहुल गांधी पर आपका पॉइंट? राहुल गांधी जी पे मेरा पॉइंट एक ही है कि वो बार बार कहते थे राफेल के मुद्दे पे चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उन्होंने कहा कि भैया हमें माफ कर दीजिए, हम अपनी गलती मानते हैं, चौकीदार तो प्योर है। जब वो खुद ही इस बात को स्वीकारते हैं कि चौकीदार प्योर है, तो आप किस आधार पर उनका विरोध करते हैं? अभी आपने इतने सारे आंकड़े गिनाए, आपसे मैं पूछता हूं, WTO के अंदर एग्रीमेंट किसने साइन किया? आखिर किसने ऑयल बॉन्ड्स को जारी किया? इस देश की आने वाली सरकार के ऊपर इतना सारा डेप्ट किसने छोड़ा? देश के फॉरेक्स रिजर्व कहां थे जब 2014 में प्रधानमंत्री जी ने सत्ता संभाली? आपके राज्य में बेरोजगारी दर कितनी थी? महंगाई दर डबल डिजिट में थी। आप इस बात का उत्तर दे दीजिए। आज के सिनेरियो में पूरे विश्व के अंदर जब प्रधानमंत्री जी एक ग्लोबल लीडर बनकर पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं और महंगाई जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर डबल डिजिट से ऊपर जा रही है, तो आज इंडिया के अंदर स्थिति इतनी अच्छी है, आपको धन्यवाद नहीं करना चाहिए? जब झूठ बोलते हैं, जब झूठ बोलते हैं तो आवाज भारी रखते हैं और भाजपा की तरह ये अपनी तकरीर जारी रखते हैं। क्या कहा? ऑयल बॉन्ड्स का टोटल 10 सालों में 1,40,000 करोड़ रुपए था, जो कि 9,000 करोड़ रुपए पर एनम सिर्फ चुकाना पड़ रहा है, और अर्जित कितने कर लिए? 27 लाख करोड़ रुपए। इन्होंने कहा था इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के प्राइस कम होंगे तो हम आपको सीधा उसका फायदा आमिर खान वाली और राहुल गांधी वाली बात का जवाब दीजिए। मैंने कहा ना, हिंदुस्तान के किसानों की पिक्चर प्रधानमंत्री जी ने
फ्लॉप कर दी, ठीक है, युवाओं ठीक की है। पिक्चर फ्लॉप कर दी इस देश में। जी, जी, धरना जी, से जी, जी, जो जी। पैसे लूट आपने अपनी लूट बात कर को भाग रखा रहे है, थे, एक उनकी सेकंड। पिक्चर हिट हुई है। जी 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 देखिए एनडीए का चेहरा जो है वो नरेंद्र मोदी है, यूपीए का चेहरा जो है वो कांग्रेस उसको नेतृत्व करती है। तो अगर तो राहुल गांधी को चेहरा मानते हैं आप? नहीं नहीं, देखिए एनडीए और यूपीए दो गठबंधन है इस चीज के अंदर। नहीं, किसको चेहरा मानते हैं? दूसरा तो चेहरा मान रहे हैं। सर सुनिए, यहाँ किसको चेहरा मान रहे सर हैं? गठबंधन तो दो है, तीसरा अलायंस बन रहा है। अगर नीतीश कुमार जी अगर चेहरा होते हैं जो आपके साथ इतने साल तक गठबंधन रहे और एनडीए के जितने घटक हैं इसी घमंड के साथ आपको छोड़ते हुए चले जा रहे हैं, चाहे अकाली दल हो गए, चाहे शिवसेना हो गई, और चाहे आपका नीतीश कुमार के पास वो अनुभव शिवसेना है। को तो वापस ले लिया इन्होंने। नहीं, शिवसेना अभी वो है या नहीं वो तो बाद में देखेंगे। नीतीश कुमार के पास वो अनुभव है जो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो है, देखो, जो आप अटल खुद बिहारी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जो एक अटल मेरे सवाल का जवाब दे नहीं, दीजिए। मैं अगर मैं आपको एक चॉइस देता हूं, चॉइस मैं देता हूं, आप अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल मैं जवाब देता हूं इनका। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। आपका नेतृत्व जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ रहा हुआ है, जिनको तजुर्बा है सेंटर में भी सरकार चलाने का और प्रदेश में भी सरकार चलाने का, तो नीतीश कुमार क्यों नहीं और उनके चेहरे पर आपत्ति क्यों? दूसरी चीज, अगर जिस तरीके से आपके घटक एनडीए छोड़ते चले जा रहे हैं, तो आप क्या अकेले चुनाव लड़ सकते हैं आज की डेट में या नहीं लड़ सकते? सुधांशु त्रिवेदी, मैं दोनों बात कर रहा हूं। हम तो अकेले दम दोनों बार सत्ता 40 बनाने के जी। बाद, मगर उसके बावजूद हमने एनडीए घटक दलों को साथ में रखा। और जहां तक आपने कहा कि यूपीए है और एनडीए है और नीतीश जी तीसरा फ्रंट बना रहे हैं, अब पूछिए बिहार की सरकार में तो कांग्रेस शामिल है, तो कांग्रेस उस समय यूपीए में है कि तीसरे घटक में है? स्थिति नहीं क्लियर है भाई, ये बताइए ये यूपीए में है कि तीसरे घटक में है? यही तो भारी कंफ्यूजन है, मानने में बहुत कंफ्यूजन है। जैसे लालू जी कहते हैं बहुत पॉलिटिक्स है, तो वही बहुत पॉलिटिक्स यहां समझ में नहीं आ रही है कि कांग्रेस है कहां पे। आलोक मैं माधव जी से पूछना चाहता हूं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी का साथ छोड़कर गए लालू जी के पास, ये वही लालू जी हैं जिन्होंने उनको पलटू राम कहा था, और यही उनके तेजस्वी जी ने पलटू चाचा कहा था। उसके बाद उन्होंने कहा था कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश ने ठगा नहीं। फिर आप वहीं चले गए। आज बिहार को आपने फिर जंगल राज में वापस कर दिया है। वहां पर जिस तरीके से स्पेट ऑफ क्राइम बढ़ गया है और जिस तरीके से लूट बलात्कार बढ़ गया है, इसके लिए दोषी नीतीश कुमार को ही माना जाएगा। 24 पर आपका क्या और 24 में आप उनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं सीएम का, और खुद उनके CM प्रेसिडेंट का नहीं, PM का भैया। सॉरी पीएम का, खुद उनके प्रेसिडेंट कहते हैं कि नीतीश कुमार पीएम के कैंडिडेट नहीं है, लेकिन उधर मांझी जी कहते हैं वो पीएम कैंडिडेट अच्छा, है। ऐसा ना हो। तेजस्वी चाहते जी, हैं जी, कि जल्दी से हटा के हम सीएम बन जाएं। अरे ये बड़ा बोला, क्या बोला? तेजस्वी चाहते हैं कि जल्दी से चाचा को दिल्ली भेज के हम सीएम बन जाएं। अरे ये है खेल, ये है खेल। जैसे 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 एक टाइम पर करिए, देखिए, क्योंकि मैं 22-23 साल से पॉलिटिक्स को कवर कर रहा हूं, बिजनेस को भी कवर कर रहा हूं, तो शरद यादव के साथ भी यही कहा जाता था कि आप तो नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बने हैं। तेजस्वी यादव अब नीतीश कुमार को बोल रहे हैं अब नेशनल पॉलिटिक्स के लिए बने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं जो शरद यादव के साथ नीतीश बाबू ने खेल किया वो तेजस्वी नीतीश बाबू के साथ कर दे? अब मैं जवाब समझ पूरा गए माधव, मैं जवाब दे दूं? मुस्कुरा भी रहे हैं। मैं मुस्कुराता हूं, मैं जवाब देता हूं। देखिए जवाब दूं। कुछ दिन पहले, आज से 25 दिन पहले, जब हम लोग बीजेपी के साथ थे तो सब कुछ मंगल राज था, और 15 दिन में जंगल राज हो गया। आप अनुमान लगाइए बीजेपी की बीजेपी की बौखलाहट को देखिए आप। आज 15-20 दिन में जंगल राज हो गया। यही प्रधानमंत्री जी 1 महीना पहले विधानसभा के जैसे प्रांगण में आदरणीय नीतीश कुमार जी की प्रशंसा करते हैं। शुभम त्यागी जी थोड़ा सा वीडियो निकाल के देखिएगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी विकास की आपने बोला पहले मंगल राज था, शायद आप ये भूल गए अबे दुबे और आप होंगे, दोनों से कुछ सवाल याद है करने मेरा। की आवश्यकता है। तेज प्रताप यादव सुन तो की लीजिए। ऑफिशियल मीटिंग में दामाद जी क्या कर रहे थे? अरे आप सुन तो क्या लीजिए। कर रहे थे? सुन तो लीजिए। मंगल राज था या जंगल राज था? बोलिए। अरे इन्हीं के क्या कर रहे थे भाई? इन्हीं के मंत्री जो नीतीश जी के कैबिनेट दामाद जी में क्या थे, कर रहे थे? उनके पूरे परिवार लोग सचिवालय में थे। नितिन नहीं, नवीन की बात मैं कर रहा हूं, छोड़िए ना उसके बाद। अरे क्यों अरे छोड़े? बहस बात आप क्यों कीजिए, छोड़े? मुद्दे पे आइए ना। ऑफिशियल मीटिंग में मुद्दे दामाद जी पे आइए बैठेंगे। ना। अरे मुद्दे पे ऐसा होता है कहीं नहीं, क्या? मैं तो उदाहरण दिया ना। सुधांशु जी ये बताइए आपकी पार्टी एक भी मुसलमान को टिकट क्यों नहीं देती, चाहे प्रदेश के अंदर हो गई चाहे केंद्र के अंदर हो गई? आज केंद्र के अंदर अगर आप सेकुलरिज्म को अगर बातें कहते हैं, बुरी भली बातें कहते हैं आप सेकुलरिज्म को, आज हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जिसके ऊपर ओथ ली जाती है वो भी सेकुलर है, तो आप उसको मानते हैं या नहीं मानते हैं? बहुत वाजिब एक नहीं, ये वाजिब सवाल है, वाजिब सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। बहुत वाजिब सवाल किया है। अब मैं बताना चाहता हूं, माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन किसी गैर मुस्लिम को बनाया कभी कांग्रेस ने? हमने बनाया सरदार त्रिलोचन सिंह जी को। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के जमाने में कोई बुद्धिस्ट मंत्री था, कोई पारसी मंत्री था, कोई किसी जोरोस्ट्रियन को कुछ बनाया, किसी जैन को बनाया? किसी को नहीं बनाया। सुनिए, अगर वोट देने की स्थिति हो
तो हम बताना चाहते हैं कॉमन सिविल कोड एक ही राज्य में है, वो है गोवा, जो हाईली क्रिश्चियन डोमिनेटेड है, किसी को कोई समस्या नहीं। 40 में 18 क्रिश्चियन को टिकट दिए, मैं जवाब दे रहा हूं। 40 में 18 क्रिश्चियन क्यों क्रिश्चियन को क्यों नहीं हम माइनॉरिटी गिनेंगे? 40 में 18 क्रिश्चियन को आपके लिए माइनॉरिटी सिर्फ एक ही है, क्योंकि देश के युवा है। इस देश की धारा बदल रही है, और इस देश की धारा को अगर आपको नब्ज को पहचानना है तो पहचानने का सबसे बड़ा जरिया होता है इस देश का बॉक्स ऑफिस, इस देश का बॉलीवुड। आप देखिए बीते दिनों जितने फिल्में आई वो पिट गई, वो फ्लॉप हो गई, क्योंकि इस लड़की ने सही कहा, आमिर खान का दौर अब चला गया है इस देश के अंदर। अब इस देश के अंदर एक ऐसा दौर है जिस दौर के अंदर आपको जो कहना है वो स्पष्ट रूप से कहना है, इसमें दो मुंही बात आप नहीं कर सकते। कांग्रेस की समस्या यह है कि कांग्रेस ये नहीं तय कर पा रही कि उसका अध्यक्ष कौन होगा, उसका चेहरा कौन होगा। कांग्रेस की प्रॉब्लम यह है। अब अबे दुबे मैं आपको बताता हूं, आप खुद से मत बोलिए, सवाल सुनिए, सवाल का जवाब दीजिए ना, सवाल सुनिए, जवाब दीजिए इत्मीनान से। 40 सेकंड में आपको इत्मीनान से देता हूं। मेरा सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है आपसे। आपके सर बहुत बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी छोड़ी, उन्होंने बोला कि आपकी पार्टी में चपरासी फैसले लेते हैं, ओएसडी फैसले लेते हैं, सिक्योरिटी गार्ड फैसले लेते हैं। आपको भारत जोड़ो यात्रा तो छोड़िए, आपको कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपके नेता से नेता छूटते जा रहे हैं। क्यों? मनीष तिवारी कहते हैं कि अगर इलेक्शन प्रोसेस ठीक नहीं होगा तो कैसे तय होगा, बताइए। 42 साल तक उन्होंने सत्ता के साथ रहे। जब कांग्रेस पार्टी प्रतिकूल परिस्थिति में है, जब सड़कों पर संघर्ष का समय था, तब उन्होंने कहा, क्योंकि फरवरी 2021 भारत जोड़ो यात्रा में किसका सवाल है? राज्यसभा की सदस्यता हमने बरकरार नहीं रखी, तो वो जो गुलाम नबी आजाद ने कहा। देखिए, गुलाम नबी आजाद जी ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा की बजाय कांग्रेस जोड़ो यात्रा करनी चाहिए। वो बहुत सीनियर नेता है, बहुत बड़े नेता हैं। उन्होंने कोई बात कही है तो सोच समझ कर कही है। उनको लगा होगा कि कांग्रेस पार्टी में आज चौकी वे अपना क्या नाम है बॉडीगार्ड और पीए और जो उनके चौकीदार हैं वो फैसले लेते हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है। अभय दुबे जी, आप अपनी पार्टी को दुरुस्त करिए, तब जाकर के आप जनता को दुरुस्त। ये बहुत बढ़िया बात है, आप अपनी पार्टी को दुरुस्त करिए। क्या आप अपनी पार्टी को दुरुस्त क्या एक होती है कि हम बीमारी को समझे ना, हम बोले बीमारी है नहीं। उनकी चिट्ठी इतनी घातक नहीं जितनी अडवाणी जी ने लिखी थी। अडवाणी जी ने कहा था कि अपना निजी हित साधने के लिए कुछ लोग पार्टी में आ गए नरेंद्र मोदी जी के लिए, तो कम से कम हमारे यहाँ सारे लोग। चलिए अब एक लाइन बोल सुधांशु जी, देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब तो पार्टी छोड़ के चले गए। अब मैं दो ऐसे नेताओं को बताता हूं जो पार्टी में हैं। AK एंटोनी साहब 2014 की पराजय के बाद उन्होंने रिपोर्ट बनाई, कांग्रेस की हार के कारणों में लिखा कि कांग्रेस एक समुदाय यानी मुस्लिमों के साथ ज्यादा आइडेंटिफाई हो गई, ये हार का कारण था, ये AK एंटोनी ने कहा। और अभी आपके नेता प्रमोद कृष्णम ने यह कहा कि कांग्रेस में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हिंदू नाम से नफरत है। करिए कार्रवाई। पॉइंट सुनिए। कांग्रेस के जो भी नेता हैं और जो भी कार्यकर्ता हैं वो सब राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं, पर क्या राहुल गांधी खुद पीएम बनना चाहते हैं? दोनों का ये अच्छा सवाल है। जिस दिन जो अध्यक्ष नहीं बनना चाहता वो पीएम बनना चाहता है क्या? एनालिस्ट भी ताली मार रहे हैं यहाँ दिखता है। जिस दिन हमारी देखिए दीपक झा चुपचाप ताली मार रहे हैं, अमेश भी रहे हैं, अमेश जी, मजबूरी में समझ रहा हूं। अमेश जी, जिस दिन हमारी ये बिटिया राजनीतिक दलों की नीतियों का प्रश्न करने लगेगी ना, उस दिन इनके भविष्य का भी उद्भव हो जाएगा। और दूसरी बिटिया ने इनमें ये सही सवाल नहीं पूछ रहे। मेरी वो उसका मैं अपना दृष्टिकोण बता रहा हूं, आगे जाकर इस बात का आभास होगा। नीतियों पर पूछे। राहुल गांधी के बारे में बता देता हूं, जो व्यक्तिगत क्षमता में मैं जानता हूं, राहुल गांधी जी सामूहिक ने व्यक्तिवादी नेतृत्व के वो बहुत खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि नेतृत्व सामूहिक होना चाहिए, जब भी एक व्यक्ति के हाथ में नेतृत्व होगा वो निरंकुश होगा। इसीलिए हमारा प्रजातंत्र ये निर्धारित किया गया है। और जब बिटिया तुम नीतियों का प्रश्न करोगी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से, तब तुम इस चेहरे को भूल जाना और पूछना कि जो युवाओं के लिए नीति निर्धारित की थी प्रधानमंत्री जी, उस पर आप कितना खरा उतरे। क्या प्रधानमंत्री जी आपने वादा नहीं किया था कि मोदी जी आने वाले, महंगाई घटाने वाले? क्या एक सेकंड बिल्कुल रुकिए यहीं पर, क्योंकि आपने बोला राहुल जब कैबिनेट का फैसला फाड़ा था, जब ऑर्डिनेंस फाड़ा था, तो निरंकुश थे या अंकुश थे? कैबिनेट का फैसला फाड़ा था राहुल गांधी ने, वो कैबिनेट जिसपे प्रधानमंत्री देश के कैबिनेट मिनिस्टर बैठते हैं, और राहुल गांधी क्या थे? मात्र सांसद जो सुधांशु त्रिवेदी है। क्या सुधांशु त्रिवेदी की हिम्मत है वो कैबिनेट का डिसीजन फाड़ सके? मैं पूछता हूं, एक सेकंड फाड़ा था, क्या हिम्मत है आप में? आपने कैबिनेट का डिसीजन फाड़ने की? नहीं, अरे वो तो देखिए, इतनी सामूहिकता में विश्वास करते हैं कि 3.5 साल हो गए अभी समूह में अध्यक्ष ढूंढा ही जा रहा है। इतनी सामूहिकता है जिसका कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और जो किया था, मैं एक बात कहना चाहूं, देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया,
मगर मैं ये कहना चाहूंगा उनके साथ जो ये हरकत की वो पूरी डेमोक्रेसी के लिए बहुत डेट्रीमेंटल थी, जो राहुल गांधी जी ने, जबकि वो एक फोन छोड़िए, वो एक इशारा कर देते मनमोहन सिंह जी को तो वो कैबिनेट और विड्रॉ हो जाता। इसका मतलब आपका उद्देश्य सिर्फ अपमान करना था उस समय के प्रधानमंत्री का। और कुछ नहीं। संजीव झा, प्रधानमंत्री ने बोला कि भ्रष्टाचार, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचारी कार्रवाई हो रही है वो सब एक हो रहे हैं। आपके खिलाफ भी भ्रष्टाचार पे कार्रवाई हो रही है, यानी आपकी पार्टी के खिलाफ हो रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, मैं यही तो कह रहा हूं, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जब प्रधानमंत्री जी की दोस्त बात की बातें करने शराब घोटाले की बात कर, जब उनके दोस्त बात की बातें करने लूंगा, उनके ससुराल की बातें करने लूंगा तो पूरा शो निकल जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा कि ये बी टीम है, ये दोनों कहते हैं, दोनों को ये कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी कहते हैं ये कांग्रेस की बी टीम है। अब जब पंजाब, मैं वही बात कर रहा हूं। और एक बात और उन्होंने कहा कि पंजाब जब गए तो विश्वास जी ने कहा कि ये खालिस्तानी है। तब मैंने दोनों से पूछा कि बताइए भाई ये टीम कौन है फिर खालिस्तानी का, लेकिन पंजाब की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया। आज तक के इतिहास में ऐसा मेडल किसी को पंजाब में मिला। पहली बात कही राहुल गांधी जी का जवाब एक दशक पहले। अरे राहुल गांधी जी को आगे याद करेंगे, पहले सुधांशु जी बात तो मैं ईमानदारी से बताना चाहता हूं, सिर्फ भारत के इतिहास में 2 ही इलेक्शन ऐसे हुए 2019 और 2004 जिसमें महंगाई मुद्दा नहीं था, क्योंकि महंगाई की जो रेट थी वो विकास दर से बहुत कम थी, आधी थी। मगर इन्होंने 2014 की एक बात कही तो हमें तो याद आ गया, अरे 2013-14 बहुत अच्छा याद दिला दिए। एक टोपी लगाते थे, मुझे चाहिए जन लोकपाल, मुझे चाहिए राइट टू रिजेक्ट, राइट टू रिकॉल, और टोपी पहना दी जनता को और टोपी गायब। अब ये बताइए, तो आंदोलन से निकले नेता हैं, सारी संसद चोर है। कसम खाता हूं कभी राजनीति में नहीं आऊंगा, कभी कांग्रेस पार्टी से समर्थन नहीं लूंगा, कभी बंगला नहीं लूंगा, कभी गाड़ी नहीं लूंगा। और तो और ये कहते केस विड्रॉ हुए, ये भारत के इतिहास की सबसे कम आयु की नई नवेली अजब अलबेली पार्टी है, जिसके की अध्यक्ष 4 नेताओं के खिलाफ मिथ्या आरोप लगाने के लिए कोर्ट में माफी मांग चुके। अरुण जेटली जी के खिलाफ, नितिन गडकरी जी के खिलाफ, कपिल सिब्बल जी के खिलाफ और शायद मनीष तिवारी जी के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी जी का छोटा भाई है, वो झूठ बोलने में एक बराबर है। नरेंद्र मोदी जी उनसे सीखे हुए हैं। मतलब जो जीत रहा है वो गलती है, जो हार रहा है वो सही है आपकी नजर। देखिए, जीत रहा है और हार रहा की बात नहीं, झूठ कितना बोल रहे हैं जनता के बीच में। अरविंद केजरीवाल पर अभय दुबे मैं आपके पास आता हूं। ये जहां जा रहे हैं ये आपकी विकेट गिरा रहे हैं। दिल्ली आए आप साफ हो गए, पंजाब गए आप साफ हो गए। क्या आपको लगता नहीं है कि अब ये जिस तरह से अपने आप को पिच कर रहे हैं ये आपके लिए चिंता की बात है, या फिर 2024 में आप अरविंद केजरीवाल के पीछे खड़े होने को तैयार हैं जैसे आप दिल्ली में खड़े हुए थे 2013 के अंदर? समूचे देश की जनता के पीछे खड़े होने को हम तैयार हैं। अरविंद केजरीवाल का सवाल पूछा, सुन लीजिए ना। एक गंभीर आरोप आपने लगाया राहुल गांधी जी पर, उसका जवाब देना बहुत जरूरी है। देश के युवाओं को जानना चाहिए उन्होंने किससे यह आचरण लिया। महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी ने कहा था कि जो कानून तुम्हारे, सवाल था। अब आप मेरे को बोलने ही नहीं देंगे, कौन सा आरोप लगाया? आप बोल दीजिए। किस आरोप की बात कर रहे हैं? अध्यादेश फाड़ने की जो बात आप क्या कह रहे हैं राहुल गांधी पर, सुनिए। महात्मा गांधी से सीखा था उन्होंने। ये गंभीर आचरण था, बताइए, खैर जवाब दीजिए। अब सुन तो लीजिए। ये कांग्रेस सरकार को अंग्रेज बता दिए, कह रहे उनका अध्यादेश फाड़ के उन्होंने गांधी जी। आपने क्या बोल दिया? ये आपने बोल दिया डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार अंग्रेजों की सरकार थी क्या? आप जितना चाहे राहुल गांधी को जितना चाहे डिफेम करिए। ना मैं आपको क्यों डिफेम कर रहा हूं? वो न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, लोगों को जानना चाहिए। महात्मा गांधी ने कहा कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकता, तुम्हारा नैतिक दायित्व है कि उसे फाड़ कर फेंक दो। वो राहुल गांधी ने किया। क्या अध्यादेश था? मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार, मनमोहन सिंह की सरकार अंग्रेज की सरकार की 2001 में ये भी लेकर आए थे वही कानून, मेरे पास प्रमाण है उसके। लेकिन राहुल गांधी जी ने फाड़कर वो अध्यादेश फेंका कि सजा याफ्ता आदमी को चुनाव की राजनीति में रहने का अधिकार। अब गठबंधन कर रही है उसी के साथ। सुन लीजिए अब एक बात। दूसरी बात, बड़ी बड़ी ईमानदारी की बात कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के दो भाई, बेरोजगारी और महंगाई और 2 घर जमाई। एक सेकंड, दोबारा बोलिए इस बात को। आपने बोला कि ये जो अध्यादेश राहुल गांधी जी ने फाड़ा था ये इन्होंने महात्मा गांधी से सीखा है, यही कहा ना आपने? महात्मा बिल्कुल। देखिए, आप चाहे जितनी हंसी उड़ा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो कुछ धन्ना सेठों के लिए, सुनिए ना मेरी बात, धन्ना सेठों को सारी भारतीय जनता पार्टी नहीं, महात्मा गांधी ने सिखाया राहुल जी को। गांधी ने कब अध्यादेश फाड़ा? महात्मा गांधी ने, आप जाइएगा अगर वे भी साबरमती जाएंगे ना,
जिसको नरेंद्र मोदी जी छद्म रूप से करोड़ों रुपए लगाकर मोदी जी को ईश्वर का छोड़िए, आडंबर राहुल दे रहे हैं। गांधी जी और महात्मा गांधी की जाइए, बात करें। वहां पर एक तख्ती लगी हुई है, जब द्वार पर जाएंगे तो वहां लिखा हुआ है कि जो कानून तुम्हारे अधिकारों की रक्षा सर नहीं पर कर सकता, महात्मा गांधी उसको जी ने फाड़। सिखाया राहुल जी को अध्यादेश फाड़ने के लिए। अब सुनिए दूसरी बड़ी बात, क्या छुपाया जा रहा है जानते हैं आप सर लोगों से? महात्मा गांधी जी ने सिखाया। मुझे बोलने का अधिकार मैं मौका देंगे? दे रहा हूं आपको सर, आप ही की बात सुन रहा कितनी हूं। बार हाँ 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 अमीश देवगन जी। ठीक है, दूसरी अब- बात, अब इसी में सुनिए, सवाल है, नहीं, अब इसी एक में मिनट, सवाल है, सवाल। मेरी बात पूरे करने अरे दीजिए। ऐसे- देखिए क्या छुपाया जा रहा है जानते हैं आप? इन्होंने बड़ी बात की ईडी सीबीआई की, क्या हुआ जानते हैं? विजय माल्या का लुकआउट नोटिस जारी किया गया सीबीआई द्वारा, लुकआउट नोटिस को रिवोक किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, 36 सूटकेस लेकर हिंदुस्तान से भगाया। अब ये तो नरेंद्र बड़ा मोदी खुलासा जी ने इन्होंने कर उसको। दिया कि महात्मा गांधी ने सिखाया है कि अध्यादेश फाड़ना। देखिए कई बार क्या होता है कि कहां महात्मा गांधी और कहां वो थे, कहां ये हैं। अब जब ये गांधी जी से इस प्रकार की प्रेरणा लेना शुरू करते हैं, भाई कोई बताए कभी गांधी जी ने कोई अध्यादेश फाड़ा? और चलिए अगर हम मान भी ले, वो तो अंग्रेजों की सरकार खिलाफ लड़ रहे थे, ये तो आपकी सरकार थी जिसके बारे में कहा जाता था, मैं किसी के प्रति अवमानना नहीं करना चाहता, जो रोबोट के हिसाब से चलने वाली सरकार थी, आपकी माता जी के आदेश पे चलने वाली सरकार थी। और ये सरकार कैसी थी? ज्यादातर समय सुधांशु त्रिवेदी जी को दिया है, पूरी हाँ, तो बात सबसे नहीं ज्यादा- करनी सबसे थी। ज्यादा अगर मैं हम ही से हिंदुस्तान हैं। के संसाधनों की लूट की बात करता हूं तो अमीश देवगन जी तुरंत सुधांशु त्रिवेदी जी के पास चले जाते हैं। बताइए ना, चलिए, 5,35,000 चलिए, करोड़ ठीक है। रुपए के बाद विजय माल्या ने- बताइए इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी चलिए, कोर्ट मतलब- में क्या हो रहा है हिंदुस्तान को बताइए। 95% का हेयर कट, ये हर्ष गोयल ठीक है, का आपने बोल लिया, बड़ा आपने बोल लिया। अभी ट्वीट देखिए, किया अबे मोदी जी को। अबे दुबे, मोदी जी, अबे दुबे, आप ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद करिए। 95% आपके का आपकी haircut राय दे में रहे तो बड़े-बड़े हर अभी व्यापारियों को। विक्टिम कार्ड खेलना बंद 4,000 करिए, करोड़ विक्टिम रुपए कार्ड का मत लोन, खेलिए। 300 करोड़ रुपए में देखिए, विजय माल्या ने 10 करोड़ रुपए का लोन, विजय 1 करोड़ माल्या में ने सेटल। किस प्रधानमंत्री को धन्यवाद का पत्र लिखा कि मेरा लोन खत्म हो गया था, इसके बावजूद आपके द्वारा लिखे गए लेटर के द्वारा मुझे एसबीआई से एक्स्ट्रा लोन मिल गया, धन्यवाद का पत्र रिकॉर्ड में है। समाप्त और हो एक रहा है। केस बताइए विजय माल्या के खिलाफ समय जो समाप्त हो रहा है इस चर्चा के लिए। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अपनी बात को रखने के लिए, इस व्यू को रखने के लिए। लेकिन 24 के चुनाव में मोदी के सामने चेहरा कौन होगा, इसमें एक बड़ा कंफ्यूजन है और बड़ा कॉम्प्लिकेशन भी है। लेकिन कन्विक्शन यह है कि नरेंद्र मोदी को जरूर हराना है 2024 के अंदर। लेकिन कॉम्प्लिकेशन के साथ आगे देखिए होता है क्या। लेकिन फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। उम्मीद है आपको यह हमारा नया संस्करण जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार। गहलोत ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। बता दें